आज की क्लास में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पर परागण से लाभ पर चर्चा करेंगे। पर परागण से क्या लाभ है उस पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है पर परागण आनुवांशिक विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है जो जैव विकास के आधार हैं। देखिए तो पर परागण जो है तो ये ऐसे परागण की प्रक्रिया है जिसमें जो भी नई पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ न कुछ नए लक्षण विकसित होते हैं और नए लक्षण ही जैव विकास के आधार है, क्योंकि अगर नए लक्षण विकसित नहीं होते तो नई प्रजातियों का विकास नहीं होता। दूसरा है पर परागण के फलस्वरूप बने जो बीज होते हैं वो संख्या में अधिक तथा स्वस्थ होते हैं। यह प्रक्रिया संकरोच कहलाती है। देखिए जो पर परागण के फलस्वरूप पर परागण के कारण जो भी नए बीज बनते हैं उनकी संख्या भी अधिक होती है और स्वस्थ होते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकर ओज कहलाती है। अब अगला टॉपिक है इस प्रकार के परागण से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादकता वाली किस्में प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए पर परागण एक ऐसी प्रक्रिया है, पर परागण जो है परागण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को हम फॉलो करके उसका उपयोग करके हम रोग प्रतिरोधक और अत्यधिक उत्पादक किस्मों का हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। चौथा है पर परागण के फलस्वरूप उत्पन्न प्रजाति के पौधे वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। अब देखिए जो भी पर परागण से नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं वह पर्यावरण या वातावरण के प्रति क्या होती हैं? अपने आप को अनुकूलित करने में सक्षम होती हैं। अब कुछ हानियाँ भी हैं, पर परागण की कुछ हानियाँ हैं। देखिए पहला है पर परागण अनिश्चित होता है क्योंकि इन्हें पर परागण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए पर परागण जो है वो क्या है? अनिश्चित होता है, वह इसका होना कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि इनको बाह्य साधनों पर क्या है? आधारित रहना, अर्थात जब इनको बाह्य साधन समय से मिलेंगे तो ये परागण क्रिया करेंगे, नहीं तो इनमें परागण नहीं होगा। इसलिए ये परागण निश्चित नहीं होता है। अगला है कि यह विधि पौधों के लिए अधिक खर्चीली होती है। अब किस प्रकार? मान लीजिए अभी बताया गया है आपको कि जैसे कीट परागित पुष्प हैं, तो कीट परागित पुष्पों के लिए कौन कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं, कौन कौन से उनके लक्षण होने चाहिए? कि पुष्प का आकार बड़ा हो, पुष्प रंगीन हो, पुष्प मकरंद युक्त हो, पुष्प गंध युक्त हो। तो ये क्या है? अनावश्यक इनके लिए खर्च बढ़ जाते हैं। अर्थात पुष्पों को जब ये सारे संरचनाओं को विकसित करना होता है, निर्मित करना होता है, तो इनको अनावश्यक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। अर्थात ये अनावश्यक ऊर्जा इनको खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए इनको इस प्रक्रिया के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा खर्चीली मानी जाती है, पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला है जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। अब जाति की शुद्धता अर्थात इनमें जब दूसरे पौधे के पुष्पों से भी परागण हो जाता है, अर्थात कुछ नए लक्षण विकसित हो जाते हैं अपनी पहले, इसमें जाति की शुद्धता नहीं रह पाती क्योंकि इनमें नए नए लक्षण विकसित होते रहते हैं जो अपने पेरेंट्स से मातृकोशिका से अलग हो जाते हैं। और मातृकोशिका से अगर सेम रहते, बराबर रहते, तब जाके इनकी जाति की शुद्धता रहती। लेकिन जब इनमें नए लक्षण आते हैं तो वैसे ही जाति की शुद्धता खत्म हो जाती है, अर्थात संकर हो जाते हैं। अगला है पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। अब देखिए इनसे जो भी बीज बनते हैं, इनकी जो भी नई पीढ़ियाँ आती हैं वो क्या होती हैं? संकर होती हैं, हाइब्रिड होती हैं। अब आगे देखिए अगला टॉपिक है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब देखिए इसमें एक टॉपिक है आपका बैगिंग या बुराव वस्त्रावरण या बैगिंग तकनीक। बैगिंग, बुराव वस्त्रावरण या बैगिंग तकनीक। अब देखिए बैगिंग या बुराव वस्त्रावरण तकनीक का उपयोग कृत्रिम परागण में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा द्विलिंगी पुष्प में परागकोश के प्रस्फुटन से पूर्व पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश को निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन इमैस्कुलेशन कहते हैं। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार
के बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है। इसे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। अब देखिए, तो जैसा बताया गया है कि बैगिंग या बुरा वस्त्रावरण, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, ये कृत्रिम है। जिस तरह से हम उसमें कायिक जन्म में पढ़े थे कि कृत्रिम जो अर्थात जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, गुट्टी बांधना, ये सब पढ़ाया गया है, ऐसे ये भी है। तो हम परागण भी, ये परागण की क्रिया भी हम कृत्रिम विधि से करा सकते हैं पौधों में। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पौधा है और उसके अंदर कोई नया गुण हम विकसित करना चाहते हैं, तो उस पर हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी परागकण होता है या अच्छे गुण वाला जो भी परागकण होता है उसका छिड़काव करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसे नए पौधे का, नए पीढ़ी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या करना होता है, कोई भी जो लुंगी पुष्प होता है तो उस पुष्प का जो पराग कोष होता है उसको चिमटी की सहायता से उससे पुष्प से निकाल लिया जाता है और उसके पश्चात उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, पेपर या किसी भी पेपर या कागज़ से क्या करते हैं, हम उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। और जैसे ही वह वर्तिकाग्र क्या होता है, मैच्योर होता है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, अपने इच्छानुसार जिस भी परागकण को उस पर छिड़कना चाहते हैं उसको आसानी से छिड़क देते हैं। और फिर क्या होता है कि वो परागकण जा कर के उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करता है उसको, और उसके पश्चात उससे जो भी यूनज बनता है फिर क्या होता है, वो बीजाणु में परिवर्तित होता है। और उसके पश्चात वो फिर क्या करते हैं कि फल और बीज में विकसित होने लगते हैं। तो पराग कोष को निकाल करके, चिमटी से निकाल जब देते हैं तो वो पुष्प से जब पराग कोष बाहर निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। और जब उस वर्तिकाग्र को केवल वर्तिकाग्र बच जाता है, अर्थात केवल क्या होता है कि उसका स्त्री केसर बच जाता है, वर्तिकाग्र बच जाता है, तो उसको बटर पेपर से ढक देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। अब अगला संयुग्मन, अगला टॉपिक क्या है, संयुग्मन। सिनगैमी नर युग्मक अब मादा युग्मक के साथ संयोग करता है तो यह क्रिया संयुग्मन। अब देखिए अगला टॉपिक है सिन, ये फर्टिलाइजेशन के जैसे ही है। सिनगैमी करके एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनगैमी क्या है, संयुग्मन क्या है। तो संयुग्मन कैसी प्रक्रिया है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो इन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संयुग्मन या सिनगैमी कहा जाता है। अगला है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द्विनिषेचन क्या है। तो एक नर युग्मक के अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने के पश्चात दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बने द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। अब देखिए जब परागकण क्या होता है कि जब परागकण चले जाते हैं, परागकण क्या होता है, जब चले जाते हैं परागण अर्थात परागण क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। और जब उसको फर्टिलाइज करता है तो फर्टिलाइज करने के पश्चात वह क्या करता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। उसके पश्चात जो दूसरा नर युग्मक होता है वह ध्रुवीय केंद्रकों से, जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं तो उनसे मिल करके फिर एक द्वितीय केंद्रक के साथ मिल जाता है, उनसे मिल करके और फिर क्या करता है, द्वितीय केंद्रक के साथ मिल जाता है और क्या करता है, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेता है। अर्थात एक तो 2n होता ही है, एक नर युग्मक और एक अंडकोश का, दूसरा ये क्या होता है, दूसरा जो नर युग्मक होता है वह ध्रुवीय केंद्रकों से मिलता है। तो इस तरह से दोनों संरचनाएं मिलती हैं तो त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी क्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फ्यूजन कितने का हो रहा है, 3 का। एक होता है नर युग्मक और अंडकोश का,
और एक होता है दूसरा नरयुग्मक और ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक और क्या बोलते हैं दूसरा नरयुग्मक, तो ये दोनों मिलते हैं तो एक संरचना बन जाती है। और जो टूयन जो जाइगोट बनते हैं अंड कोशिका के और नरयुग्मक के मिलने से, तो ये दोनों संरचनाएं जब मिलती हैं तो क्या होता है, त्रिगुणित संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहा गया है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहा जाता है या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए त्रिसमेकन के दौरान भ्रूण कोश में युग्मक तथा प्राथमिक भ्रूण केंद्रक के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं विलुप्त। अब देखिए इस संरचना के बनने के पश्चात जो भी आदर्श कोशिकाएं होती वो सभी गल करके नष्ट हो जाती हैं, बस ये संरचना रह जाती है। तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। एक बार तो एक नरयुग्मक और अंड कोशिका से एक बार फर्टिलाइजेशन होता है, और दूसरा जो एक और नरयुग्मक होता है वह किससे मिलता है, ध्रुवीय केंद्रकों से। तो यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन 2 बार हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब अगला है, अब उसके नीचे है कि द्विनिषेचन की क्रिया को दिया किसने था। तो द्विनिषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम एच.जी. नामासीन, ये अक्सर करके पूछा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। तो एच.जी. नामासीन ने क्या किया था, द्विनिषेचन की क्रिया को दिया था 1898 में। अब देखिए एक और है कि युग्मक संलयन को किसने दिया था, उसको किसने खोजा था, तो स्ट्रासबर्गर ने क्या खोजा था।